नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात करें तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 5 रासायनिक बल गति की, दैट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स। और अपनी लास्ट जो क्लास थी उसमें अपनी जो हेडिंग थी वो था आप लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन हेडिंग की बात करें तो अपना हेडिंग जो था वो था आप लोगों का शून्य कोटि अभिक्रियाएं। शून्य कोटि अभिक्रियाएं क्या हेडिंग थी अपनी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में? फिर अपन लोगों ने कहा था चाहे कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया का अपन अध्ययन करें, किसी भी कोटि की अभिक्रिया की अपन बात करें तो अपन 5 स्टेप की बात करेंगे। सर्वप्रथम पहला जो स्टेप आएगा उसमें अपन बात करेंगे दो परिभाषाओं की। सेकेंड स्टेप आएगा उसमें अपन बात करेंगे समाकलित वेग समीकरण की। तीसरा स्टेप आएगा उसमें अपन बात करेंगे अर्ध आयुकाल की, यू कैन से हाफ लाइफ। चौथा अपन बात करेंगे उसके आरेख की। और नंबर 5 और लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा अपना किसका? एग्जाम्पल का। तो आपको पता हो तो अपन ने बात लास्ट क्लास जो अब अपन बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो आप लोगों को पता होगा कि स्टेप थर्ड की अगर अपन बात करें तो यहाँ का जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा आप लोगों का? अर्ध आयुकाल। क्या रहेगा? अर्ध आयुकाल। तो मैं आप लोगों से बात करता हूं किसकी? अर्ध आयुकाल की। अर्ध आयुकाल, यू कैन से हाफ लाइफ। अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल। सबसे पहले समझिए, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, अगर उसको ये पता करना हो कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की है या कितनी गहराई से वो केमिकल काइनेटिक्स को जानता है, तो वो आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करता जाएगा? जटिल से जटिल करता जाएगा। उस समय वो आप लोगों से ना तो शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करेगा, ना प्रथम कोटि, ना तृतीय कोटि की, और वो सीधा आप लोगों से पूछ लेगा कि अर्ध आयुकाल है, उसको आप लोग समझाइए। तो अर्ध आयुकाल क्या है उसकी अपन कंप्लीट बात करेंगे। लास्ट में एक कंप्लीट जो सबका मिलाकर के एक समराइज्ड क्वेश्चन क्या बनता है उसकी भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों से ये कहूं कि मान लीजिए कोई भी एक अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट क्या है आप लोगों का? आर है, और समय के साथ वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी कैटेलिस्ट वगैरह जो है आप लोगों का उसकी प्रेजेंस में। आई से ए रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग मैनर। कोई एक केमिकल रिएक्शन है जो फॉलोइंग वे में क्या हो रहा है आप लोगों का? प्रोसीड हो रहा है। दैट मीन्स रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ये सब चल रहा। आई बात समझ में? आप लोगों से मैं ये कह दूं कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिया है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता में क्या बोल देता हूं? क्या ले दिया मैंने? स्मॉल ए ले दिया। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो अभिकारक अणु है, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता को मैंने क्या लिया है? स्मॉल ए लिया है। और आप लोगों से कहूं कि t बराबर 0। अब आप लोग समझ गए होंगे कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स रिएक्शन अभी आप लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई है तो बताइए आप लोग मेरे को प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अपन प्रोडक्ट को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 से। प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बना। अब मैं आप लोगों से कह दूं कि टाइम t बराबर t डैश से आपका क्या अभिप्राय है? टाइम बराबर t डैश से आपका क्या अभिप्राय है? तो हमारा अभिप्राय यह है कि अब रिएक्शन की क्या हो चुकी है? शुरुआत हो चुकी है। रिएक्शन शुरुआत होने का मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अगर मैं ये कह दूं कि प्रोडक्ट जो बना उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? x, तो ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें से क्या चला गया आप लोगों का? x। तो यहाँ पे
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, टी बराबर टी डैश समय पे ये हो जाएगा आप लोगों का a माइनस का x। क्या हो गया, a माइनस का x। तो यहां x और a माइनस x का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही रिएक्शन की शुरुआत हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट में से x कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है आप लोगों, किस में तब्दील हो रही है, किस में परिवर्तित हो रही है, वो आप लोगों का x में। और एक समय ऐसा आएगा इस अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि क्या है, a है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, a तो कब है, जब रिएक्शन की शुरुआत नहीं है, लेकिन रिएक्शन शुरू होने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल a, ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी, a/2। तो यहां जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, x। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x। तो ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, रिएक्टेंट शुरुआत में क्या था, स्मॉल a, लेकिन अर्धआयुकाल पे ये क्या हो गया, अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या हो गया, आधा हो गया। इसका मतलब आधी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या है, x है। इसका मतलब x की वैल्यू भी मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों का, a/2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई तो परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। इधर देखिए बोर्ड पे एक बार फिर समझाता हूं, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, सेकंड ऑर्डर में आएगा, रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन में आएगा और विहल में इक्वेशन में आएगा। क्लियर है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूं इस चीज को। देखिएगा आप लोग कि आप लोगों का कोई नाउ ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉलोइंग मैनर, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न पदों में या निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, आप लोगों का प्रोडक्ट बना रहा है। और अगर मैंने ये कह दिया कि अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता को मैंने क्या ले लिया, स्मॉल a ले लिया, और t बराबर t0 का मतलब है अभी रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, तो उसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन को क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x बनेगा। तो रिएक्टेंट का जो कम हो गया वो क्या हो गया, -x। इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता को क्या लिख सकते हैं, a माइनस का x। अब एक बात बताइए आप लोग मेरे को, बताइए समय के साथ किसकी सांद्रता कम हो रही है, अभिकारक अणु की। किसकी बढ़ रही है, उत्पाद की बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब अभिकारक अणु की सांद्रता गिरते गिरते अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो उस समय को अपन क्या बोल देंगे, अर्धआयुकाल। आगे बात समझ में, क्या बोल देंगे, अर्धआयुकाल। एक बात तो ये, और अर्धआयुकाल पे क्या होगा कि अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। यानी कि आधी जो क्या है वो क्या है, x। और x की वैल्यू भी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो बदल गया आधा वो क्या है आप लोगों का, a/2। क्या है, x जो बदला है वो क्या है आप लोगों का, a/2। आ गई बात समझ में। तो अब आप लोग कॉपी में तीसरा स्टेप हेडिंग डाल लीजिए, अर्धआयुकाल, हाफ लाइफ। सबसे पहली चीज अर्धआयुकाल के बारे में आप लोग कॉपी में मेंशन करोगे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को यहां लिख भी दे रहा हूं। अर्धआयुकाल जो है, हाफ लाइफ जो है, इसे t½ से दर्शाया जाता है। t½ से, t1/2 से दर्शाया जाता है, t½ से दर्शाया जाता है। दैट मीन्स हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय t½ क्लियर है। दूसरी इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, समझा दी मैंने आप लोगों को। आप लोग इसकी परिभाषा को मैं बोल भी रहा हूं और बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, तो आप लोग साथ साथ में मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। लिखिए आप लोग, किसी अभिक्रिया के लिए, लिखिए आप लोग, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल, अर्धआयुकाल वह समय होता है, अर्धआयुकाल, अर्धआयुकाल वह समय होता है, वह समय होता है जिस पर अभिकारक की सांद्रता
जिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिस पर अभिकारक की सांद्रता अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अपने प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है। हाफ लाइफ फॉर ए रिएक्शन दैट टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज जस्ट हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अर्धआयुकाल किसी अभिक्रिया के लिए वह समय होता है जब अभिकारक अणु की सांद्रता स्मॉल ए, अभिकारक अणु की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल ए, अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाती है, आधी। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अर्धआयुकाल। नोट कर लीजिए, आप लोग मेरे हिसाब से नोट कर भी लिया होगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बोल भी रहा था साथ साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्धआयुकाल की परिभाषा। अब देखिए अपन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, इस तरीके से लिखवाता हूं कि हम जानते हैं कि, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग फिर मेंशन कीजिएगा, हम जानते हैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपन बात करेंगे, हम जानते हैं कि x बराबर क्या है, K0T, क्या है x बराबर K0T, जो कि कौन सा समीकरण है, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए आप लोगों को, अपन बात किसकी कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने को क्या चाहिए, अर्धआयुकाल। और अर्धआयुकाल क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे देखिए अर्धआयुकाल की बात करूंगा तो T बराबर, अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, T हाफ। T बराबर क्या लेना पड़ेगा, T हाफ। और एक बात आप लोग चलते चलते और बता दीजिए कि अगर मैं समय को T बराबर T हाफ ले लेता हूं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x जो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, बताइए आप लोग, x किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। और शुरू में मैंने बताया कि एक रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x। अगर मैं आप लोगों से ये तो कर रहा हूं t बराबर 0 समय पे, आगे देखिए अगर मैं आपका t बराबर t डैश समय ले लेता हूं, इसका मतलब अब अभिक्रिया की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे रिएक्टेंट का कम होना स्टार्ट हो गया है और प्रोडक्ट का धीरे धीरे अधिक होना यानी कि बढ़ना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, x। तो रिएक्टेंट की जो कम हो रही है वो क्या हो जाएगी, माइनस का x। अब देखिए अपन t बराबर, अब अपने को क्या लेना है, t हाफ। तो अगर मैं आप लोगों का t बराबर t हाफ ले लेता हूं, इसकी परिभाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अर्धआयुकाल किसी अभिक्रिया के लिए वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाती है, आधी। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल a। तो स्मॉल a का आधा क्या हो जाएगा, a/2, क्या हो जाएगा, a/2। तो आधा a/2 यानी कि a/2 तो प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का है, तो a/2 कहां चला गया, a/2 x जो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की। तो t हाफ पर x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आप लोगों का, a/2। बोलो ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, इंपॉर्टेंट बात यही है आप लोगों का, बाकी मैं आप लोगों को बार बार समझा चुका, क्लियर है। तो यहां देखिए आप लोगों की मैं वैल्यू रखता हूं कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कि अगर टाइम t बराबर t हाफ हो तो उस समय x जो कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू को मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, a/2। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। कंटिन्यू अपन बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में इसको मैंने बताया था, x बराबर K0T को कौन सा इक्वेशन बताया था आप लोगों को, 5 नंबर का इक्वेशन बताया था। तो अब देखिए कुछ नहीं है, बताइए x की वैल्यू क्या लिखूं, मैं लिखता हूं आप लोगों को समीकरण नंबर 5 व 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, समीकरण 5 व 6 से। तो आप लोग बताइए मेरे को x की वैल्यू क्या रख दूं, देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आप लोगों का, a/2, क्या रख देता हूं आप लोगों का, a/2। इसके बाद में आप लोग बताइए ये वैल्यू किसकी आ गई, K0। और बताइए t की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों का, t हाफ। और अपने को क्या चाहिए, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ इसमें क्या है, t हाफ। तो मैं t हाफ को यही रखता हूं आप लोगों का और इस K0 को इधर लेके जाता हूं, तो a अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का,
2k0। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये क्या हो गया, टी हाफ को मैंने यही रखा और k0 को इधर लेके गया, तो टी हाफ जो अर्धायुकाल है शून्य कोटि अभिक्रिया का वो क्या आ जाएगा आप लोगों का a/2k0। और एक बात साथ साथ में और बता दीजिए कि ये जो है आप लोगों का k0 ये क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और दो क्या है, अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगला स्टेप क्या ये आ जाएगा क्या, टी हाफ समानुपाती प्रारंभिक सांद्रता। और ए बताइए किसकी प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो ये इक्वेशन कौन सा बन गया आप लोगों का, समीकरण नंबर 7। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्लियर है? साथ साथ में नोट करते जाइए, और जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूं, तुरंत ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। x बराबर क्या आ गया आप लोगों का k0t, ये समाकलित वेग समीकरण है, लास्ट क्लास का जो लास्ट स्टेटमेंट था। अगर t की वैल्यू t हाफ लेता हूं तो x बराबर a/2 आ जाएगा। बार बार मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग इसको फिर से समझना चाहो तो वीडियो को फिर से आप लोग इसमें प्यूज करके या वापस पीछे जाकर के 10-15 जो है 20-30 सेकंड का आप लोग पीछे जाओगे तो एक बार फिर आप लोग उसको सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर ये वैल्यू आप लोग पुट करोगे तो लास्ट में आपके पास में आएगा टी हाफ समानुपाती ए। अब बताइए समीकरण 7 से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताइए टी हाफ को क्या बोलते हो आप लोग, अर्धायुकाल। ये साइन किसका है, समानुपाती का। और ये क्या है आप लोगों का, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो एक स्टेटमेंट बन गया ना, पहले सुन लीजिए आप लोग कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के क्या होता है, समानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन 7 वी कैन से initial constant the half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant molecule small a। क्लियर है? लिख सकते हैं आप लोग, लिखिएगा। समीकरण 7 की सहायता से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 7 वी कैन से, समीकरण 7 की सहायता से हम कह सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। समीकरण 7 की सहायता से हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल टी हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के क्या होगा, स्मॉल a के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसमें उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। तो आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तीसरा स्टेप आप लोगों का कंप्लीट हुआ, कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल। क्लियर है? चौथा स्टेप बताइए कौन सा था अपना, चौथा स्टेप में अपन क्या बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। देखिए देखिए चौथा स्टेप जो है आप लोगों का वो क्या है, आरेख। देखिए आरेख बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक इक्वेशन बता रहा हूं आरेख बनाने के लिए। उस इक्वेशन को अपन अप्लाई करते हैं और इसी इक्वेशन के आधार पे अपन क्या बनाते हैं, उसका आरेख बनाते हैं। वो इक्वेशन होता है y एक्सेस mx प्लस का क्या होता है c। इसके आधार पे बनाएंगे। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है वो एक बार इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ वालों के लिए तो ये क्या है, जैसे बायोलॉजी वालों के लिए कोशिका की परिभाषा होती है वैसे ही मैथ वालों के लिए y बराबर mx प्लस का क्या होता है, c होता है। ठीक है,
तो देखिएगा आप लोग, अब मैथ वाले भी अगर कोशिका को पढ़ेंगे तो उनको भी क्या लगेगा, टिपिकल लगेगा, तो आप लोगों को भी वैसा लगेगा। बायोलॉजी वाले अगर y बराबर mx प्लस क्या पढ़ेंगे, c, तो थोड़ा तो जोर रहेगा ना। अब देखिए समझिएगा, फिर बाद में कोई जोर नहीं आएगा। आपको पता है इस एक्सेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, x एक्सेस, इसको मैंने क्या बोल दिया, y एक्सेस। बस ये x और y यही है। ये तो क्या है, x एक्सेस है और ये क्या है, y एक्सेस है। c क्या है आप लोगों का, बीच में आपका आया था एक स्थिरांक आया था ना, कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक बोला था अपन लोगों ने। भाई अगर अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समाकलन स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो अगर अपन बात करें तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट। ठीक है, अंतःखंड बोला जाता है वैसे तो, अंतःखंड क्या बोलेंगे अपन इस चीज को, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका क्लियर हो गया। y को क्या हो गया, एक्सेस हो गया, x क्या हो गई आप लोगों की, एक्सेस हो गई, c क्या हो गया आप लोगों का, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। ये बेटर रहेगा आप लोगों का, अंतःखंड, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, इंटरसेप्ट। क्या बोलोगे आप लोग, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। और बोले सर m भी बता दीजिए, तो m क्या होती है आप लोगों की, स्लोप होती है। m क्या होगी आपकी, ढाल। m क्या होगी, स्लोप, ढाल। बोले सर इसको किस तरीके से अपन अप्लाई करें, तो उस चीज को देखिएगा आप लोग। तो y बराबर mx प्लस का c है, देखिए किस तरीके से अप्लाई करोगे। कौन सी कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर। बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण आया था ना आप लोगों का, K0T, ये आया था ना आप लोगों का समीकरण। तो यहां अपन क्या लिख देंगे, अगर आप लोगों से मैं शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करूं तो आप लोग क्या लिख दोगे, एज वी नो दैट, यू कैन से, हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं, अब जानना भी चाहिए। अब नहीं जानते हो तो फिर कोई समाधान नहीं है। x बराबर क्या आ गया आप लोगों का, K0T। ये समाकलित वेग समीकरण बता दिया बार बार। अब देखिए इस चीज पे अगर मैं आपका अप्लाई करता हूं, y बराबर mx प्लस का क्या है, c। तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे तो x क्या है, एक्सेस है, और y क्या है, एक्सेस है। तो y एक्सेस पे हमेशा वो वाला वेरिएबल आएगा जो अपने आप में क्या होगा, अकेला होगा। क्या होगा, अपने आप में अकेला। यहाँ पे y और x क्या है आप लोगों के, एक्सेस हैं। y और x क्या है, एक्सेस हैं। ये मैंने बता दिया। m क्या है आपका, स्लोप, ढाल है, और c क्या है, इंटरसेप्ट। c क्या है आप लोगों का, इंटरसेप्ट। लेकिन यहां जो x है इसको आप लोग एक्सेस मत बोल देना, ये क्या है, बोले सर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। ये x क्या है, उत्पाद की सांद्रता है। क्या है, उत्पाद की सांद्रता। और एक चीज मैंने अभी अभी कही कि y एक्सेस पे हमेशा आप लोग एक ही वेरिएबल लोगे। तो इस इक्वेशन में देखिए एक तो t है, एक क्या है, x है, और k क्या है, कांस्टेंट है। तो जहां पे आपको एक अकेला वेरिएबल दिखाई दे उसको आप लोग कौन सी एक्सेस पे लेके जाओगे, y एक्सेस पे। तो बताइए x बराबर K0T में एक अकेला कौन है, x। तो ये x जो जाएगा वो कहां जाएगा, y एक्सेस पे। किस पे जाएगा, y एक्सेस पे। और ये x किसकी सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता। भूल मत जाना आप लोग कहीं x एक्सेस पे लगा दोगे इसको। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता है ये x। आ गई बात समझ में। उसके बाद में बताइए t कहां आएगा, x एक्सेस पे। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, टाइम। ये t कहां आ गया आप लोगों का, x एक्सेस पे आ गया। और जो m है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, K0। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, एक सीधा इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाएगा, एक सीधी लाइन आ जाएगी। और ये K0 आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। और c की कोई वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो जहां है ही नहीं वहां उसकी बात करेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया आप लोगों का आरेख, dy/dx जो आया वो क्या है आप लोगों का, K0। क्या है आप लोगों का, स्लोप, जिसे आप लोग किस से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। तो कितना आसान है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, उसका डायग्राम हो गया। क्लियर है, ये हुआ अपना स्टेप नंबर 4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और जल्दी से बनाना चाहो तो 1-2 मिनट का समय है, आप लोग इसको साथ साथ में बना भी लीजिए।
क्लियर है? बना लोगे आप लोग? नेक्स्ट बताइए, पांचवा स्टेप कौन सा है? जो विद्यार्थी लिख रहे हैं वो जल्दी से लिखें इसको। पांचवा स्टेप क्या है? उदाहरण। क्या है? उदाहरण। और कितने याद रखने हैं आपको? 2 तो कंठस्थ याद रखने ही रखने हैं, बाकी आप लोगों के पास में किताब होगी शून्य कोटि अभिक्रिया की, जितने भी एग्जाम्पल हैं नोट्स में उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से बात करता हूं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है शून्य कोटि अभिक्रिया का, और आज की क्लास का ये जो रहेगा ये अपना अंतिम स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल पहली चीज तो क्या है आप लोगों का? H2 + Cl2, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं फोटोन की प्रेजेंस में। फोटोन का मतलब किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या बना देगा? 2HCl। ये कौन सी कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। मतलब इसमें जो अभिक्रिया का वेग आएगा वो H2 और Cl2 पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? फोटोन की उपस्थिति पे। और एक अगर याद हो तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश की तीव्रता। तो बस ये प्रकाश की तीव्रता है ना, जैसे अभी बारिश हुई तो बोलते ना गांव में अपने कि अब धूप निकल आए तो बाजरा है या फसल है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अब वो किस पे डिपेंड करेगी आप लोगों का? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। वो क्या आपका? फोटोन। अगर सूर्य नहीं निकले और वैसे ही बारिश होती रहे तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो साथ साथ में सूर्य का प्रकाश भी क्या है? जरूरी, क्योंकि पौधों का जो बढ़ना है यानी कि अभिक्रिया जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? H2 पे। ठीक है ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं जाना। ठीक है, केवल ये समझाने के लिए मैंने बताया कि आप लोगों को फोटोन की उपस्थिति। ठीक है, सेकंड देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेबर प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आप लोग याद रखोगे इसे। अमोनिया बनाने की फेमस जो मेथड है वो क्या है आप लोगों का? हेबर प्रोसेस। अगर मैं आप लोगों से कहूं हेबर प्रोसेस तो याद होना ही चाहिए, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ आपका को फैक्टर क्या होता है? आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और टूटता किस में? ये आपका N2+ क्या हो जाएगा? 3H2। बैलेंस हो गई। N2+ का क्या हो जाएगा? 3H2। तो ये क्या हो गया? 2NH3। वैसे तो ये आप लोगों का एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इस तरीके से। ठीक है, लास्ट के लिए प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो FeMO जो को फैक्टर है, तो ये भी अभिक्रिया किस पे डिपेंड करती है? इस पे डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड ज्यादा नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है? इसकी प्रेजेंस में। ये 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों से कोई एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अपने को 2-3 ही एग्जाम्पल याद हैं, तो 99% केस में वो अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी जिसकी रिएक्शन है वो अपन किसकी प्रेजेंस में करवाएं? कैटलिस्ट के रूप में किसको काम ले? मेटल को। धातु जिसमें काम आ गई ना बीच में, किसी भी रिएक्शन में अगर बीच में कोई धातु काम में आ गई, जैसे आयरन है, प्लेटिनम है, मोलिब्डेनम है, ये चीजें अगर काम में आ रही हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सी कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, और आपको ये लगता है कि 99% मेरे को यहाँ पे ये काम करना ही है, तो 1% का रिस्क तो लेना पड़ेगा। बाकी 99% केस में वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी जिसकी प्रेजेंस किस में हो रही है? वो मेटल की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, क्योंकि उस समय अभिक्रिया का वेग इस चीज पे डिपेंड करेगा, ना कि रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। क्लियर है? तो ये 2 एग्जाम्पल किसके हो गए आप लोगों की? शून्य कोटि अभिक्रिया के। मेरे हिसाब से आपको मैंने 5 स्टेप बताए हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो वीडियो को फिर से देखिए, और आगे जाने के बाद में जब भी आप लोग कभी मिलते हो तो कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग मेरे से कभी भी वो चीजें पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आगे की जो चीजें करेंगे वो अपन करेंगे कौन सी क्लास में? अगली क्लास में।